अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो शायद इंजीनियरिंग सर्विस आप क्रैक कर सकते हैं, बट रैंक अचीव करना थोड़ा टफ टास्क हो जाएगा। ठीक है, बायो साइंस के लिए पहले सोचना है कि ये आपका बैकग्राउंड हो या ना हो। ये आजकल जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो न्यूज़पेपर्स में या डेली यूज में हम उसको यूटिलाइज करते हैं। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट, बहुत ज़्यादा स्कॉलरली और बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के इसको देखेंगे कि ये है क्या, क्योंकि जनरली आज जो बायो साइंस या लाइफ साइंस में जो क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं वो ऐसे ही पूछ रहे हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग बेस है, हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं वो फिर हमारे प्रिस्क्रिप्शन पे क्या लिखते हैं, क्या एडवाइस करते हैं, क्या डायग्नोज करते हैं, न्यूज़पेपर में कौन सा एपिडेमिक डिजीज स्प्रेड कर गया है, कौन सा मेडिसिन के साइड इफेक्ट बताया जा रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं। आज से 4 to 5 ईयर्स पहले ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते थे। इट मीन्स कि आज जो लाइफ साइंस में क्वेश्चन आ रहा है वो इंटरेस्टिंग बेस्ड आ रहा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप पे जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सबसे पहले देखते हैं बायो साइंस है क्या। पहले इस वर्ड को हम ड्राइव करते हैं। बायो मीन्स होता है लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। साइंस, द वर्ड इज ड्राइव फ्रॉम लैटिन वर्ड साइंटिया। साइंटिया इसका मतलब होता है टू नो। साइंस मतलब टू नो। इट मीन्स यू आर गोइंग टू प्रोवाइड द आंसर रिलेटेड टू द क्वेश्चन विच आर नेचुरल क्वेश्चन। जो नेचर के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होते हैं उसके लिए जो हम आंसर प्रोवाइड करते हैं, दिस इज कॉल्ड साइंस। तो हमें देखना है लाइफ साइंस, हमें टारगेट करना है लाइफ। लाइफ है क्या? कोई बायोलॉजिकल साइंटिस्ट नहीं है जिसने लाइफ को डिफाइन किया, कोई भी नहीं। उन लोगों ने रेदर दैन ट्राई टू डिफाइन द लाइफ, उन्होंने ये कहा कि देयर इज द परफेक्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन द लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। उन्होंने कभी लाइफ को डिफाइन नहीं किया। लाइफ को डिफाइन करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें बेटर यही है कि हम लिविंग और नॉन लिविंग में हम डिफ्रेंशिएट कर दें। अगर हम लिविंग और नॉन लिविंग में अगर हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, इट मीन्स कि हमें अपने आप डिफिनेशन किसका मिल जाएगा? लाइफ का। इसका मतलब कोई परफेक्ट डिफिनेशन नहीं है, बेसिक फिलॉसफी है लाइफ का। उन लोगों ने फोकस नहीं किया डिफाइन को लाइफ करने के, उन्होंने ये कहा कि हाउ डज लाइफ वर्क, जिंदगी कैसे काम करती है। तो पहले देखिए कैसे उन्होंने डिफ्रेंशिएट किया। उन्होंने कहा कि लाइफ का मतलब यही है कि ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मतलब कि जो लिविंग चीज़ होगा वो ऑर्गेनाइज्ड होगा। ऑर्गेनाइज का मतलब कि कोई भी चीज़ वो बनते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से। ये आउटसाइड द बॉडी भी हो सकता है, इनसाइड द बॉडी भी हो सकता है, ये लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। बट ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपोजिशन के बाद अगर कोई चीज़ ऑर्गेनाइज्ड हो जाए, दिस इज कॉल्ड लिविंग। मतलब देयर शुड बी पर्टिकुलर शेप एंड साइज, देयर शुड बी परफेक्ट फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन। इट मीन्स कि ऑर्गेनाइज। अगर ऑर्गेनाइज नहीं है, नो शेप, नो साइज, नो फिजिकल एंड केमिकल कंपोजिशन, इट विल बी नॉन लिविंग। क्लियर हो गया? इसका मतलब ये नॉन ऑर्गेनाइज्ड होगा। सेकेंड डिफिनेशन, इन्होंने कहा कि लिविंग वो होता है जिसमें ग्रोथ होता है। इसका मतलब कि इनके हिसाब से नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होगा। बट ये क्लासिकल डिफरेंस था, अब ऐसी चीज़ें नहीं मानी जाती। आज का लेटेस्ट बायोलॉजिकल साइंस इसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, मगर आपके लेवल पे मुझे बताना पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए कि आपने सुना होगा कि ज़्यादातर रीनल स्टोन होता है, किडनी में कोई स्टोन हो जाता है या गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन होता है। जो स्टोन होता है उसका बेसिक कंपोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। उसका बेसिक कंपोजिशन क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। आपने सुना होगा कि जब अल्ट्रासाउंड होता है तो इस स्टोन का साइज होता है 2 मिलीमीटर। कुछ दिन के बाद इसका साइज हो जाता है 5 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। हाउ इट इज पॉसिबल? कैसे ये पॉसिबल हो गया? इसका मतलब कि इस स्टोन में भी क्या हो रहा है? ग्रोथ। इस स्टोन में भी ग्रोथ हो रहा है, जबकि स्टोन क्या है? नॉन लिविंग। कैल्शियम ऑक्जेलेट क्या है? नॉन लिविंग। फिर इसमें कैसे ग्रोथ हो गया? इट मीन्स कि नॉन लिविंग में भी ग्रोथ हो सकता है। बट एक क्लासिकल डिफरेंस इन्होंने माना कि लिविंग वो है जिसमें ग्रोथ है, नॉन लिविंग वो है जिसमें ग्रोथ नहीं। थर्ड डिफरेंस, इन्होंने कहा कि अगर लिविंग है, इसका मतलब कि लिविंग में सबसे पहले क्या होगा कि रिप्रोडक्शन होगा। रिप्रोडक्शन का मतलब कि ये मल्टीप्लाई करके अपने एक जनरेशन से नेक्स्ट एंड नेक्स्ट टू नेक्स्ट ये क्या करेंगे? प्रोसीड करेंगे। इसका मतलब नॉन लिविंग में रिप्रोडक्शन नहीं होगी। नेक्स्ट डिफरेंस उन्होंने कहा कि अगर रेस्पायरेशन होगा तो वहाँ वो लिविंग होगा। रेस्पायरेशन का मतलब कि इनहेल ऑफ ऑक्सीजन, एक्सेल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाइस वर्सा।
क्योंकि प्लांट क्या करता है, जस्ट ऑपोजिट, कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक, ऑक्सीजन रिलीज। अगर रेस्पिरेशन है इट मीन इट इज लिविंग, इफ नॉट रेस्पिरेशन दिस इज नॉन लिविंग। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट, एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब होता है कि ये अकॉर्डिंग टू नीड खुद को अडेप्ट कर लेगा। जैसे आप स्पेस है, अगर आपके पास स्पेस होता है इट मीन यू आर लिविंग, आप अकॉर्डिंग टू स्पेस क्या करते हैं, खुद को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। दिस इज कॉल्ड एडेप्टेशन। जैसा इन्वायरमेंट, जैसा एटमॉस्फेयर, वैसे ही खुद को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। आज की प्रिपरेशन में अगर आप इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की तैयारी कर रहे हो या इंजीनियरिंग सर्विस की तैयारी कर रहे हो, एडेप्टेशन बहुत बड़ी चीज़ है। एडेप्टेशन का मतलब होता है स्मार्ट प्रिपरेशन। आप क्लासिकल प्रिपरेशन पे मत जाइए। कोई आज के 5 साल पहले, 5 ईयर्स बैक, कोई इंजीनियरिंग सर्विस का टॉपर किस तरीके से तैयारी किया था, आप इस चक्कर में मत रहिए। स्मार्ट प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। कम इनपुट में आउटपुट कैसे देना है, इसका मतलब एडेप्टेशन चाहिए। आज इस साल ये जो कमिंग ईयर्स में एग्जामिनेशन का नीड क्या है, 5 ईयर्स पहले ज़रूरत की कुछ और थी, आज ज़रूरत बदल गई है। स्मार्ट प्रिपरेशन क्यों कहते हैं, मतलब एडेप्टेबल प्रिपरेशन। आप ऐसी तैयारी कीजिए जो इस टाइम की नीड, पहले क्या नीड था उसको छोड़ जाइए, है ना। तो एडेप्टेशन एक लिविंग थिंग्स का एक बेसिक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है कि मेटाबॉलिज्म का मतलब जिसमें मेटाबॉलिज्म होगा वो क्या होगा, लिविंग। मेटाबॉलिज्म का कहते हैं कि लार्जर पार्टिकल को स्मॉलर पार्टिकल में ब्रेक डाउन कर देना या स्मॉलर पार्टिकल मिलकर लार्जर पार्टिकल बना देना। ये दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म। एक को कहते हैं एनाबॉलिज्म और दूसरे को कहते हैं कैटाबॉलिज्म। दूसरे को क्या कहते हैं, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म का मतलब कि स्मॉलर पार्टिकल्स मिलके क्या बनाएंगे, लार्जर पार्टिकल। एनाबॉलिज्म का मतलब स्मॉलर पार्टिकल आर कन्वर्टेड इनटू लार्जर पार्टिकल, जबकि कैटाबॉलिज्म में लार्जर पार्टिकल इज गोइंग टू बी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्टिकल। ठीक है। मतलब ये सारे प्रॉपर्टी हैं जो किसकी प्रॉपर्टी हैं, लिविंग की। इसका मतलब ये सारे किसमें एब्सेंट होंगे, नॉन लिविंग में। तो इन्होंने बायोलॉजिकल साइंटिस्ट ने डिफाइन नहीं किया लाइफ को, और इसने सिर्फ क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया लिविंग एंड नॉन लिविंग में। फिर कहा कि जिसमें ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करेंगी इट मीन्स इसमें क्या है, लाइफ। इसका मतलब देयर इज नो परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ द लाइफ। क्लियर हो गया। इसको मैं इरेज करूं। चलिए अब सब्जेक्ट के एतबार से देखते हैं। बायोलॉजी, यही हुआ लाइफ साइंस। बायो मीन्स फिर वही बात, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स टू स्टडी। बायोलॉजी टर्म फर्स्ट टाइम कॉइन्ड बाय लेमार्क। सबसे पहले लेमार्क नाम का साइंटिस्ट ने इस टर्म को कॉइन किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम बायोलॉजिकल टर्म वाज प्रपोज्ड बाय लेमार्क। और बायोलॉजिकल साइंस पे सबसे ज़्यादा आउटपुट जिसने दिया वो थे कौन, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल, इसीलिए एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायो कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। ये क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन कभी कभी पूछते हैं। अब तो मैंने देखा 2 साल से ट्रेंड चेंज हो गया है, वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट का मतलब जो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो न्यूज़पेपर में या जो टेक्निक्स वगैरह एडवांस आजकल आ रहे हैं उसी को पूछ रहे हैं। बट ऐसे भी कभी कभी फैक्चुअल पूछते हैं। हु कॉइन्ड द टर्म बायोलॉजी, लेमार्क, एंड फादर ऑफ द बायोलॉजी, एरिस्टोटल। बायोलॉजी को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। बायोलॉजी को हम 2 सेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट को कहते हैं फाइटोलॉजी, फाइटोलॉजी, फाइटो। दूसरे को कहते हैं ज़ूलॉजी, ज़ूलॉजी। फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो मीन्स प्लांट, लॉजी मीन्स फिर टू स्टडी। मतलब फाइटोलॉजी दैट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स, किसको डील करता है ये,
प्लांट को। इसीलिए फाइटोलॉजी का दूसरा नाम बॉटनी भी है। फाइटोलॉजी का दूसरा नाम बॉटनी है। फाइटोलॉजी के जो फादर हैं वो थियोफ्रेस्टस हैं। ये मैचिंग टेस्ट में आपसे पूछ सकता है वो, थियोफ्रेस्टस। Theophrastus is known as the father of phytology or botany. Zoo means animal. Zoo means animal. Logy means to study. Means कि zoology is that branch of biology which deals animals. यानी जो एनिमल्स का स्टडी करके उसको क्या कहते हैं? zoology. अब फादर ऑफ zoology कौन है? फादर ऑफ zoology कौन है? एरिस्टोटल। सेम, एरिस्टोटल। ठीक है, फादर ऑफ zoology एरिस्टोटल। जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वही फादर ऑफ zoology भी है, एरिस्टोटल। अब बायोलॉजी में बहुत सारे सेक्शन हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, मगर मैंने जो 5 इयर्स पेपर का एनालिसिस किया है उसमें जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो पूछा जाता है सेल बायोलॉजी से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन सेल बायोलॉजी से। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी मीन्स कि किसी भी सेल का, कोई भी सेल का हम स्ट्रक्चर, उसके कंपोजिशन, उसके फंक्शन, अगर हम किसी भी सेल के स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और फंक्शन का स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है? सेल बायोलॉजी। अगर हम किसी सेल के सिर्फ स्ट्रक्चर प्लस कंपोजिशन, नॉट फंक्शन, याद रखना, अगर हम सेल के सिर्फ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन का अगर हम स्टडी करें तो ये कहलाता है साइटोलॉजी। ये क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। इसमें इट मीन कि साइटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन ऑफ सेल, while cell biology is defined as कि study of structure, composition and function of cell। यानी सेल बायोलॉजी में डायमेंशन बड़े हो जाते हैं। इसमें हम किसको कंसीडर करते हैं? फंक्शन को। वो क्वेश्चन ज़्यादातर फंक्शन से पूछते हैं। इसका मतलब हमें साइटोलॉजी नहीं पढ़ना है बल्कि सेल बायोलॉजी। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं ये सेल का इन्वेंशन कैसे हुआ, सेल को कैसे डिस्कवर किया गया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक, सबसे पहले रॉबर्ट हुक 1665, सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कॉर्क, आपने देखा होगा एक सॉफ्ट कॉर्क होता है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक जितने डिवाइसेस होते हैं उसी कॉर्क में रख के हमें दिए जाते हैं, है ना। तो उसको कॉर्क होता है, बहुत लाइट वेट का होता है। उसने कॉर्क का एक स्लाइस कट किया, एक स्लाइस को कट किया। ये कॉर्क का एक स्लाइस है, एकदम थिन स्ट्रक्चर है, उसको उसने कट किया। कट करने के बाद जब उसने माइक्रोस्कोप इस पर लगाया तो उसे हनी कम लाइक स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया। हनी कम का आपने देखा होगा, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह के उसको स्ट्रक्चर मिलना शुरू हो गया, हनी कम लाइक स्ट्रक्चर। उसने कहा कि ये एक इसमें आप में ये सेल है, ये सेल है। फिर उसने डिफाइन किया कि इसका मतलब सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म किसका बना हुआ है? इससे। उसने कहा कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म इसी सेल के बने हुए हैं। तो दैट वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट हुक। मगर कॉन्सेप्ट तब क्लियर हुआ जब दो साइंटिस्ट ने सेल थ्योरी प्रोवाइड किया। दो साइंटिस्ट ने क्या प्रोवाइड किया? सेल थ्योरी। ये पूछते हैं हु प्रपोज्ड सेल थ्योरी।
सेल थ्योरी देने वाले दो साइंटिस्ट हैं, एक को कहते हैं सिलीडेन, याद रखिएगा ये कई बार क्वेश्चन आया है सिलीडेन के बारे में। फर्स्ट है सिलीडेन, दूसरा है शॉन। ये दोनों ने सेल थ्योरी प्रपोज किया। ये प्रपोज किया इन्होंने सेल थ्योरी कब? 1838-39 में। अब लिखिए आप, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, मैं पॉइंट्स आपको लिखाता हूं जहां से क्वेश्चन बनते हैं। अब इन्होंने क्या प्रपोज किया? अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी which was proposed by, according to cell theory which was proposed by Schleiden and Schonn, number one, point number one, all living things, point number one, all living things are composed of, all living things are composed of cell and its product. Point number two, cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. मतलब लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है? सेल है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं कैसे है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। देखिए पॉइंट नंबर 2 पे गौर कीजिएगा। क्वेश्चन आपके यहाँ कैसे आएगा? इस पे क्वेश्चन पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग टू द सेल थ्योरी। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से 2 ये होगा, फिर थर्ड पॉइंट मैं बाद में लिखाऊंगा। पहले देखते हैं कि कैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। किसी ने कहा कि सेल जो है ये बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, यानी लाइफ का मतलब कि ये अगर इंसान है, अगर ये कोई इंसान है तो ये इंसान बना किससे है? इस सेल से। ये सेल है, इससे इंसान बना है। यूनिट का मतलब होता है कि जो सबसे छोटा हो, जो वो चीज़ें डेवलप करते 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 एक फुल स्ट्रक्चर और शेप की शक्ल ले ले। जैसे इस बिल्डिंग में इसका बेसिक यूनिट क्या हो सकता है बताइए? ब्रिक। वेरी गुड। इसलिए ब्रिक होगा क्योंकि बाकी चीज़ें एसेसरीज हैं। बाकी क्या हैं? एसेसरीज हैं, यानी ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ दिस होम। अब सेल का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे न्यूरॉन है, ये ब्रेन बनाता है, नेफ्रॉन है, ये किडनी बनाता है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। मायोकार्डियल सेल्स हैं जो हार्ट बनाते हैं, हेपेटोसाइट्स हैं जो लीवर बनाते हैं। अब एक ब्रिक जिस तरीके से एक वॉल का फॉर्मेशन करता है, एक ब्रिक क्या बना देता है? एक वॉल बनाता है, एक दीवार बनाता है। उसी तरीके से कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, यानी एक सेल, कई सेल एक तरह मिल जाते हैं और ये बना देते हैं टिश्यू। ये क्या बनाते हैं? टिश्यू। इसका मतलब सिंगल सेल कहलाएगा। कई सेल विद द सिमिलर स्ट्रक्चर, विद द सिमिलर फंक्शन क्या कहलाएगा? टिश्यू। जिस तरीके से एक ब्रिक है, एक कई ब्रिक मिलकर क्या बनाएंगे? वॉल, टिश्यू। ठीक है। अब टिश्यू का एग्जांपल क्या हो सकता है? जैसे ब्लड एक टिश्यू है ना। बोन एक टिश्यू है। इस वॉल का क्या सिग्निफिकेंस है, क्या है एडवांटेज? जब तक वॉल एक रूम का शेप ना दे तो वॉल का कोई सिग्निफिकेंस है, कोई इसकी रिलेवेंसी है? ये वॉल क्या करता है कि एक रूम की शक्ल दे देता है, यानी कि कई वॉल मिलके क्या बनाते हैं? एक रूम। तो टिश्यू का क्या रिलेवेंसी है? यही टिश्यू मिलके क्या बनाता है? कोई ऑर्गन, जैसे लीवर बना सकता है, हार्ट बना सकता है, किडनी बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। ये क्या कहलाएगा? ऑर्गन। ये कहलाएगा ऑर्गन। मतलब सेल बनाता है टिश्यू, टिश्यू क्या बनाता है? ऑर्गन। एक रूम का क्या एडवांटेज? जब तक एक रूम के साथ लिविंग रूम है ना, ड्राइंग रूम, वॉशरूम, किचन अटैच ना हो, उसी तरीके से ये रूम एक बनाता है रूम सिस्टम। रूम सिस्टम का मतलब ये लिविंग रूम हो गया, ड्राइंग रूम हो गया, वॉशरूम, किचन वगैरह, ये कहलाता है पूरा रूम सेट। उसी तरीके से एक ऑर्गन का क्या रिलेवेंसी? जब तक ये कनेक्टेड ना हो। तो ये लीवर है, ये लीवर कनेक्टेड हो जाता है जैसे किडनी से, ये कनेक्टेड हो जाता है ब्रेन से ताकि कंट्रोल कर सके। ये हो गया ब्रेन, ये हो गया लीवर, ये हो गया किडनी।
ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड हो गए एंड दिस इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। ये क्या कहलाता है? ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम बनाता है क्या? ऑर्गेनिज्म। ये क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म का मतलब जैसे ह्यूमन बीइंग ऑर्गेनिज्म बन गया। ये इस तरीके से ये रूम क्या बनाएगा? एक होम, एक घर बना देगा। अब इस घर का बेसिक यूनिट क्या है? ब्रिक। उसी तरीके से इस ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, वी आर नथिंग बट ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट क्या है? सेल। सेल क्या बनाता है? टिश्यू। ये सेल क्या बनाएगा? टिश्यू। टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम क्या बनाता है? ऑर्गेनिज्म। जैसे ऑर्गन का एग्जांपल हो गया ब्रेन, किडनी। ऑर्गन सिस्टम का एग्जांपल हो गया जैसे नर्वस सिस्टम, है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें सिस्टम लगा हुआ हो, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जितने सिस्टम लग के चले जाएंगे वो हो जाएगा ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम का मतलब कि मोर देन वन ऑर्गन आर इन्वॉल्व। सिर्फ एक ऑर्गन नहीं, एक से ज़्यादा ऑर्गन जब इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैसे ये रूम का सेट, फ्लैट में एक से ज़्यादा रूम होगा। वन रूम फ्लैट का मतलब एक रूम के साथ कई रूम है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इस ऑर्गेनिज्म का क्या है बेसिक यूनिट? सेल, ठीक है। चलिए मैं थोड़ी देर के लिए सेल को और इसको बाहर लेकर आता हूँ, क्योंकि आज की क्लास में थोड़ा बेस हल्का सा आप लीजिएगा, फिर धीरे धीरे चलेंगे स्टेप बाय स्टेप। इस सेल को बाहर लेकर आते हैं। जैसे ये सेल है ना, हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। पहले अभी हल्का सा देखते हैं। ये सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ये जिसके अंदर वाला है ना, इसको कहते हैं न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर ऑफ द सेल। सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस, जो सेंटर होता है सेल का। चलिए इस न्यूक्लियस को बाहर लेकर आते हैं। इसको न्यूक्लियस को हमने बाहर निकाल दिया, ये हो गया न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ऐसे ऐसे थ्रेड टाइप के छोटी छोटी चीजें होती हैं, इसको कहते हैं क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोसोम। बाद में इसका डिटेल देखेंगे। अभी सिर्फ हमको ये बताना है कि कैसे जीन से इंसान बनता है। ये क्या है? छोटे छोटे जो थ्रेड लाइक है, ये क्या है? क्रोमोसोम। चलिए हम क्रोमोसोम को बाहर लेके आते हैं। ये क्रोमोसोम का शेप ऐसे होता है। इस क्रोमोसोम के बाहर वाले लेयर को कहते हैं पेलिकल। इसको कहते हैं पेलिकल। और इसके अंदर में हेलिक्स होता है, ऐसे हेलिक्स इस टाइप का। ये क्रोमोसोम्स है। ये हेलिक्स जो होता है वो बना होता है किसका? डीएनए का। वो किसका बना होता है? डीएनए का। और उस हेलिक्स पर, उस डीएनए पर होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स, और ये पार्टिकल्स कहलाता है जीन। क्या कहलाता है? जीन। नाम सुना होगा जीन का। ये पार्टिकल्स क्या कहलाता है? जीन। अब मुझे बताइए, जीन कहाँ रहते हैं? डीएनए कहाँ रहता है? क्रोमोसोम्स कहाँ होता है? न्यूक्लियस कहाँ होता है? सेल कहाँ होता है? टिश्यू कहाँ होता है? ऑर्गन कहाँ होता है? ऑर्गन सिस्टम कहाँ होता है? ऑर्गेनिज्म बना किससे? ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम किससे बना? ऑर्गन से। ऑर्गन किससे बना? टिश्यू से। टिश्यू किससे बना? सेल से। सेल किससे बना? न्यूक्लियस से। न्यूक्लियस किससे बना? क्रोमोसोम से। क्रोमोसोम बना किससे? डीएनए से। और डीएनए पर क्या है? अल्टीमेटली जीन इज द मोलिकुलर यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग। अब समझाएंगे कि एक जीन से इंसान कैसे बना है। इसलिए कभी कभी क्वेश्चन में ऑप्शन होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोलिकुलर यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग, तो कभी वहां पे सेल नहीं, वहां पे क्या आंसर होगा? जीन, क्योंकि ये मॉलिक्यूल लेवल पे हो गया, ठीक है। तो सेकंड सेल थ्योरी में क्या पॉइंट लिखा था? कि सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड पॉइंट, all cells are generating from pre-existing cell। pre-existing का मतलब जो ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो।
pre-existing cell. All cells are generated from pre-existing cell. मतलब ये हुआ कि अगर एक सेल है, ये सेल है, तो इसके बाद जो भी सेल बनेंगे, जैसे इससे दो बनेंगे डिवाइड होके, अभी हम लोग बाद में देखेंगे, इससे भी दो बनेगा, तो ये सेल किससे जनरेट हुआ है? प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किससे जनरेट हुआ है? इस प्री एग्जिस्टिंग से। तो सेल थ्योरी का थर्ड पॉइंट था कि ऑल सेल्स आर जनरेटेड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड है। पॉइंट नंबर 4, all cells have similar chemical, all cells have similar chemical composition, ठीक है? ये था आपका सेल थ्योरी। 4 पॉइंट इसमें है। अब देखते हैं सेल कितने टाइप के होते हैं। सेल दो तरह के होते हैं, एक कहलाता है एनिमल सेल, और दूसरा कहलाता है प्लांट सेल। दूसरा क्या कहलाता है? प्लांट। इस दोनों को डिफरेंस पैदा करना है, दोनों में डिफरेंशिएट करना है। एनिमल सेल स्मॉल साइज का होता है, जबकि प्लांट सेल का साइज बड़ा होता है। पॉइंट नंबर 1, एनिमल सेल का साइज स्मॉल साइज, यानी एनिमल सेल्स आर स्मॉल इन साइज, वाइल प्लांट सेल आर लार्ज इन साइज। साइज के एतबार से प्लांट सेल बड़ा होता है, ठीक है? जो एनिमल सेल्स होते हैं, इसके आउटर लेयर को कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आउटर लेयर को क्या कहते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो आउटर लेयर होता है इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल। प्लांट सेल में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक और लेयर होता है, ये एक और एक्स्ट्रा लेयर होता है, इसको कहते हैं सेल वॉल। इसको क्या कहते हैं? सेल वॉल। अंदर वाला हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आउटर लेयर क्या हो गया? सेल वॉल। इसका मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल क्या होगा? एब्सेंट। याद रखना, क्वेश्चन यहीं से पूछता है। इसका मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं है। इसमें भी न्यूक्लियस होगा, इसमें भी न्यूक्लियस होगा। अब डिफरेंस कहाँ का? इसमें क्या होता है कि बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे वैक्यूल्स, इसको कहते हैं वैक्यूल्स। वैक्यूल्स क्या करता है? प्रेशर जनरेट करता है इनसाइड दी सेल, प्रेशर जनरेट करके चीज़ों को मूव करता है ना? वैक्यूल्स, यानी इसका मतलब कि एनिमल सेल में वैक्यूल्स स्मॉलर इन साइज एंड लार्ज इन नंबर, मोर देन 1, 1 2 3 4 5 भी हो सकते हैं। बट प्लांट सेल में क्या होगा? वैक्यूल्स सिंगल होगा, एक ही होगा, और वो लार्ज साइज का होगा। तो प्लांट सेल में क्या होते हैं? वैक्यूल्स सिंगल होते हैं और लार्ज साइज के होते हैं। यहाँ छोटे छोटे होते हैं, अब बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट, जिसको प्लास्टिड भी कहते हैं। इसमें एक ऑर्गन पाया जाता है प्लास्टिड। प्लास्टिड का मतलब है जो आपके फोटोसिंथेसिस में हेल्प करे। फोटोसिंथेसिस का मतलब जो ग्रीनरी प्रोडक्ट्स बनाए। एनिमल्स में फोटोसिंथेसिस की ज़रूरत नहीं होती है, तो इसमें प्लास्टिड क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। तो प्लास्टिड इसमें क्या होगा? एब्सेंट, ठीक है? जबकि इसमें प्लास्टिड क्या होंगे? प्रेजेंट। अब देखिए, मैं आगे आपको गोल्जी बॉडी पढ़ाऊंगा। एक ऑर्गन है गोल्जी बॉडी, ये देखिए, ये इसमें एक ऑर्गन होता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी साइंटिस्ट का नाम है, अभी इसको थोड़ी देर के बाद देखना है।
एनिमल सेल में सिंगल गोल्जी बॉडी होता है, सिंगल गोल्जी बॉडी, GOLGI, गोल्जी बॉडी। प्लांट सेल में गोल्जी बॉडी नहीं होता, गोल्जी बॉडी की जगह छोटे छोटे गोल्जी बॉडी का शेप होता है, बहुत होता है, और इसको कहते हैं डिक्टियोम्स, डिक्टियोसोम्स। इसका मतलब एनिमल में डिक्टियोसोम्स क्या होगा, एब्सेंट। इसमें सिंगल ऑर्गन होता है जो कहलाता है गोल्जी बॉडी। अभी हम थोड़ी देर के बाद सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी क्या होता है। सिंगल होता है। इसमें क्या होता है कि सिंगल नहीं होता, इसमें लार्ज नंबर में होता है, स्मॉलर इन साइज, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स। यहाँ पर ओ मिस हो गया, डिक्टियोसोम्स। याद रखना एक क्वेश्चन दोनों के डिफरेंस से बनता है। ये आपका था एनिमल सेल एंड प्लांट सेल में डिफरेंस। चलिए अब एक नॉर्मल सेल का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, एनिमल सेल का ही बनाते हैं। ये जो बाहर वाला है इसको क्या कहते थे हम लोग, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये जो अंदर वाला है इसको कहते हैं न्यूक्लियस। इसको कहते हैं न्यूक्लियस। आपको पता है कि मेरी आवाज़ आप तक इसलिए पहुंच रही है क्योंकि यहाँ पर एक मीडियम है ना, जैसे एयर होता है, वाटर भी एक मीडियम होता है, उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स को मूव करने के लिए देयर मस्ट बी सम मीडियम। यहाँ पर भी कोई मीडियम का होना ज़रूरी है, तो इसके अंदर एक मीडियम होता है। ये ग्रेन्यूल्स टाइप के होते हैं, ये सारे में होंगे, और इसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म। और जो न्यूक्लियस के अंदर मीडियम है, जो न्यूक्लियस के अंदर जो ग्रेन्यूल्स है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी आउटसाइड द न्यूक्लियस जो ग्रेन्यूल्स होगा उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म, और इनसाइड द न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और दोनों मिलके बनता है प्रोटोप्लाज्म। ये क्वेश्चन आ चुका है। प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल टू साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म इज इक्वल टू प्रोटोप्लाज्म। यानी फुल ग्रेन्यूल्स को क्या कहेंगे, सेल के अंदर जितने भी ग्रेन्यूल्स उसको क्या कहेंगे, प्रोटोप्लाज्म। सिर्फ न्यूक्लियस के ग्रेन्यूल्स को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म। और आउटसाइड द न्यूक्लियस को क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। ये एक बार क्वेश्चन है, ये इक्वेशन तो सेट करके दे देगा कि साइटोप्लाज्म इज इक्वल टू, तो फिर याद रखिएगा प्रोटोप्लाज्म में से माइनस कर दीजिएगा किसको, न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। इसी न्यूक्लियस से अटैच होता है एक ऑर्गेनेल, इस तरह का फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। इसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। पूरा नाम टफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये फोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच होता है। हम लोग को हर ऑर्गन को सेपरेटली देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसी सेक्शन से आते हैं। इसके अलावा यहाँ पे इस जगह पे अटैच होता है, कहीं भी हो सकता है, एक बॉल टाइप का होता है जिसमें इस तरीके से इनर फोल्डिंग मास होते हैं। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया।
उसी तरीके से यहाँ पर कप शेप का, एक कप शेप का होता है, ये कहलाता है गोल्जी बॉडी, इसको कहते हैं गोल्जी बॉडी। ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, दिस इज कॉल्ड कप शेप्ड स्ट्रक्चर एंड दिस इज कॉल्ड गोल्जी बॉडी। ठीक है, ये अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं छोटे छोटे, हमने बताया था कि ये एनिमल सेल है, छोटे छोटे जो स्ट्रक्चर होते हैं इसको कहते हैं वैक्यूल। इसको क्या कहते हैं? वैक्यूल। उसके अलावा जगह जगह बॉडी के सिस्टम को डिफेंसिव बनाने के लिए, ताकि आपके बॉडी के या आपके सेल को कोई अटैक ना कर पाए, उसके लिए जगह जगह कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिसको कहते हैं लाइसोसोम्स, LYSOSOME, लाइसोसोम्स, जिसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। सुसाइडल बैग का मतलब कि अगर वो देखेगा कि कोई हम पर अटैक कर रहा है तो वो खुद सुसाइड कर लेता है, ताकि उस केस में वो आइडेंटिफाई ही ना किया जाए। दैट्स व्हाई कॉल्ड सुसाइडल बैग। लाइसोसोम, LYSOSOMES। बायोलॉजिकल साइंस में जहाँ पर सोम्स होता है ना, इसका मतलब होता है बॉडी, याद रखिएगा। सोम्स का मतलब होता है बॉडी, ये ग्रीक वर्ड है। जहाँ पर सोम्स, जैसे कई जगह मैंने सोम्स भी लिखा होगा, वैक्यूल्स में, लाइसोसोम्स में, सोम्स जहाँ भी लगता है उसका मतलब होता है बॉडी। ठीक है, ये मेनली एक सेल का स्ट्रक्चर है जिसमें ऑर्गन्स होते हैं। अब इसको हम वन बाय वन सारे ऑर्गन को देखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे फर्स्ट ऑर्गन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आपने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ किया? सबसे पहले चलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन शुरू करते हैं। ये देखिए, ये सेल है, ये सेल का जो आउटर सराउंडिंग है, दिस इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका मतलब जस्ट यू हैव टू डिफाइन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लेयर which can permit the outer particle either go inside or outside। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सराउंडेड लेयर है, एक सराउंडिंग लेयर है। जो ये आउटर लेयर है ये परमिट करता है, परमेएबल नेचर का है, कि बाहर की कौन सी चीज़ें अंदर इनसाइड जाएंगी और कौन सी चीज़ बाहर से अंदर से बाहर आएगी। इट इज नथिंग लाइक ए वॉचिंग डॉग, मतलब ये देखता है कि कौन सा चीज़ को हम परमिट करें कि ये अंदर जाए और कौन सा चीज़ें अंदर से बाहर आए। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक क्या है? एक परमेएबल मेम्ब्रेन है जो सराउंड्स करता है किसी भी सेल को, प्रोवाइड करता है मैकेनिकल सपोर्ट, अलाउ करता है कुछ पार्टिकल्स को और कुछ को अलाउ नहीं करता है। ठीक है, दिस इज द कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अगर हम सबसे पहले केमिकल कंपोजिशन देखें, ये बना किससे होता है? केमिकल कंपोजिशन